दोस्तों मैंने आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है अपने एक दोस्त के साथ जिसमें हमने बात की है कनाडा की लाइफस्टाइल के हवाले से, कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुबई से मूव हो रहे हैं या सऊदी से मूव हो रहे हैं, उर्दू और हिंदी बोलने वाले लोग, उनको क्या चैलेंजेस मिलते हैं जब वो यहाँ आते हैं, जॉब के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, किस तरह वो यहाँ पे आके अपने अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो हमने एक पर्सपेक्टिव दिया इस वीडियो में, ख़ासतौर पे मेरी तरफ से, और मेरे जो दोस्त हैं बहरोज़ जो कि अब यहाँ से यूएस मूव हो गए, उन्होंने वहाँ से बैठ के अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है। होपफुली दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ यू कैन नेविगेट थ्रू दीज चैलेंजेस और किस तरह आप यहाँ पे अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम पॉडकास्ट में जाएँ, प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं मज़ीद इस तरह का कंटेंट आपके लिए पोस्ट करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। लेट्स मूव इनटू द पॉडकास्ट। जी यासीन, सो वेलकम अगेन। हमने पहले भी एक पॉडकास्ट की ऑन मूविंग टू यूएस फ्रॉम कनाडा, बट दिस टाइम अराउंड मैंने सोचा आपको इनवाइट करूं अपने चैनल पे, जहां हम बात करें कि कनाडा में इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। बट यासीन, उसमें जाने से पहले वुड लव टू यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज आप कनाडा में काफ़ी अरसे से हैं। उससे पहले आप, आई रिमेंबर, आपने बताया कि आप यूके में थे। ओरिजिनली आप साउथ एशिया बिल्कुल। से हैं, पाकिस्तान से हैं। और अभी जो पहले हमारी चैट हो रही थी इस पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, मुझे आपने ये भी बताया कि आपके पास रियल एस्टेट लाइसेंस भी है, विच इज़ इवन बेटर, क्योंकि जहाँ फाइनेंशियल्स की और इकोनॉमिक्स की और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात होती है कनाडा रिलेटेड, वहाँ जो है वो हाउसिंग की जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा आपके जो हैं वो 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जहाँ आप ये काफ़ी सारा इससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं। तो अच्छा होगा कि आप ये सारा इंट्रोडक्शन ज़रा अपना दे दें, बिफोर वी मूव इनटू स्पेसिफिकली कि कनाडा अगर कोई बंदा आना चाह रहा है, कोई सोच रहा है कि मैं कनाडा कैसे इमिग्रेट करूँ, तो उसके ज़हन में जो सवाल हैं विद रिगार्ड्स टू क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, कैसी जॉब मिलेगी, कितनी तनख्वाह होगी और कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होगी, मैं मैनेज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। और इसमें भी आप देखें 2 किस्म के लोग आते हैं, एक वो जो साउथ एशिया से आ रहे होते हैं और एक वो जो मिडल ईस्ट से आ रहे होते हैं। और आई थिंक आपके पास ये सब एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ आपने खुद एक्सपीरियंस किया है और कुछ आप लोगों को जानते हैं। तो एनीवेज, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, जिसमें आप अपने चैनल्स के बारे में बता दें, आपका अभी क्या प्रोफेशन है, कहाँ से आपने आपकी जर्नी क्या रही है, एंड देन आई हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, तो आई विल डाइव इनटू दोस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बहरोज़ फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कराची में बॉर्न एंड रेज़्ड। उसके बाद फिर वहीं से मैंने डिग्री की थी एनईडी से। सो बाय डिग्री आई एम एन इंजीनियर। और फिर वहाँ से मैं यूके मूव हो गया था फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ से मास्टर्स किया। फिर उसके बाद वहीं से जो है अपना प्रॉपर करियर का आगाज़ किया। तो टेलीकम्युनिकेशंस में प्रीटी मच मेरा पूरा करियर रहा है और तकरीबन 12 साल मैं यूके में रहा हूँ डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और उसके बाद फिर मैं 2016 में जो है कनाडा मूव हो गया था। इट वाज़ अ करियर मूव। यूके में सब कुछ सेटल था, नेशनैलिटी हो चुकी थी, वहाँ पे घर भी ले लिया था मैंने। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई थी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, जिसमें मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने खुद ऑफ़र किया था कि कनाडा मूव हो जाओ, क्योंकि उनको यहाँ पे बिज़नेस एक्सपैंड करना था। तो आई थॉट इट्स नथिंग टू लूज़, क्योंकि एवरीथिंग वाज़ बीइंग सॉर्टेड बाय देम। लोग वो सारा कुछ स्पॉन्सर कर रहे थे, वीज़ा वगैरह। तो मैं एक्चुअली वर्क परमिट के ऊपर आया था कनाडा, यानी कि मैंने इमिग्रेशन अप्लाई नहीं की थी। तो इट वाज़ एन ईज़ी मूव फॉर मी, क्योंकि जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करके आते हैं, देन दे हैव टू गो थ्रू दिस दिस होल जर्नी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। सो उस लिहाज से मैं थोड़ा-सा लकी रहा था। और 2016 से लेके अब तक जो है मुझे ऑलमोस्ट 7 एंड अ हाफ ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। और मेरा जो मेन करियर है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशंस का ही है, सेल्स रिलेटेड। स्टार्ट तो ऑफ कोर्स टेक्निकल से होता है, लेकिन उसके बाद जब आप थोड़ा-सा मूव अप करते हैं तो फिर नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट और फिर सेल्स की तरफ या आ जाते हैं। तो रिसेंटली अब मेरा जो मेन फ़ोकस है वो सेल्स की तरफ ही है। उसके साथ ऑफ कोर्स हर किसी की ख्वाहिश होती है कि साइड हसल्स हो। तो पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने भी काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स की हैं, जिसमें काफ़ी सारी फ़ेल भी हुई हैं, कुछ थोड़ी बहुत चल रही हैं साथ में। तो मैंने रियल एस्टेट लाइसेंस लिया था, जिसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम शुरू किया यहाँ पे, बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग। और उसके बाद से फिर मुझे खुद ही इंटरेस्ट होने लगा कि इकॉनमी में क्या हो रहा है, किस तरह इकॉनमी मूव करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। आपने खुद भी सुना होगा कितने सारे लोग यहाँ आते हैं, घर खरीदते हैं, हाई प्राइस पे घर खरीदते हैं, फिर मार्केट क्रैश हो जाती है, देन दे आर लिटरली अंडर वाटर। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो साइकिल्स हैं दे कैन लिटरली रूइन फैमिलीज़। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। तो अब
पिछले कुछ सालों से मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि मैं एटलीस्ट नेविगेट कर सकता हूँ थ्रू द नॉइज़। और उसके साथ-साथ मैंने अपने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए, एक इंग्लिश में है, एक उर्दू में है। इंग्लिश वाला चैनल मोस्टली फ़ोकस्ड है जो नॉन उर्दू स्पीकिंग कैनेडियंस हैं, और उर्दू का चैनल मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैं ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है लोगों तक पहुँचाऊँ। ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों, जो उर्दू या हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, एटलीस्ट उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि भाई क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिसका आपने यानी कि ख़्याल रखना है जब आप इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन करें। यानी कि घर आप खरीदते हैं तो वो एक आपकी ज़िंदगी की सबसे एक्सपेंसिव तरीन ट्रांज़ैक्शन होती है। ठीक है? तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपने सोचनी होती हैं। बहुत से लोग जो है वो ब्लाइंडली जस्ट ऑफर लेटर के ऊपर साइन कर देते हैं एंड दे डोंट रियली नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। तो ये चीज़ें फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद इस जर्नी से गुज़रा हूँ। 2017 में जब मार्केट क्रैश हुई थी तब मैं भी उस वक़्त फँसा था, और ब काफ़ी बुरा फँसा था। लेकिन फिर मैंने लेसन लर्न किया कि भाई किस तरह मैंने जो है इससे अपने आप को बचाना है और लोगों को किस तरह अवेयरनेस देनी है। तो उसके बाद से फिर वो यूट्यूब चैनल चलना शुरू हो गया। फिर टिकटॉक पे भी मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत प्रमोट किया, तो काफ़ी अब थोड़ी-सी ऑडियंस हो गई है, और मुझे काफ़ी इंटरेक्शन भी मिलता है लोगों से। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो आई फ़ील हैप्पी कि लोग अब इस नॉलेज को जो है एप्रिशिएट कर रहे हैं, और ताकि इससे उनकी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो ये एक छोटा जर्नी है, और इसी पे आज हम बात करेंगे, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू यासीन, वंडरफुल जर्नी। और बहुत सी चीज़ें मुझे जो नहीं भी पता थी, ऑल्दो यू एंड आई कम्युनिकेट अ लॉट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई डिडंट नो अबाउट यू फ्रॉम बिफोर, सो थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं अमूमन ये कहता हूँ बिकॉज ये चैनल मैं मेंटेन करता हूँ अपनी वाइफ के साथ, और जब हम कनाडा आ रहे थे आई विश कि इस तरह का कोई रिसोर्स जैसे आपका चैनल है या जैसे हम जो अपने चैनल पे कोशिश करते हैं एग्जिस्ट करती, बिकॉज हमारा डिसीजन बहुत डिफरेंट और अच्छा हो जाता। डिफरेंट से मुराद ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं कनाडा मूव नहीं करता, मैं बिल्कुल कनाडा मूव करता, बट ये कि आई वुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड, आई वुड हैव मेड लेस मिस्टेक्स। क्योंकि क्या ही अच्छा है कि आप लोगों की गलतियों से सीखें वर्सेस आप खुद गलतियां करके सीखें। जिस तरह आपने एग्जांपल दी, प्रॉब्ली आपके पास ये रिसोर्स नहीं होगी, आपने खुद मिस्टेक की, फिर सीखा, और बिल्कुल। फिर जो है वो इवेंचुअली लर्न किया। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो अपनी ईगो को मारना कि इट्स ओके मैं किसी और से कुछ सीख सकता हूँ। तो मेरी ईगो जो है वो असल में बहुत बड़ी है, और मैं कोशिश करता हूँ विद पैसेज ऑफ टाइम और विद एज कि मैं अपनी ईगो को जो हूँ वो कम से कम रखूँ, बिकॉज उसने हमेशा मुझे कॉस्ट ही दी है। और दूसरा ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो थैंक यू फॉर जो आपका चैनल है, मैंने उसको एज एन आई वॉच इट एज वेल, एंड इट्स ग्रेट कंटेंट, और मैं उसके दोनों आपके चैनल के लिंक्स जो है आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बट लेट्स मूव टू आवर टॉपिक विच इज, पहला सवाल ये आता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, और मैं बहुत इसको रफ तरीके से आपके पास प्रेजेंट करूंगा, एंड यू कैन टेक इट वेर एवर यू वांट टू टेक इट। क्या मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कनाडा में? और ये सवाल एक ऐसे से भी आता है जो कि लेट्स से साउथ एशिया में है या मिडल ईस्ट में, सो यू कैन टेक बोथ। अगर दोनों के डिफरेंट आंसर्स हैं दैट इज फाइन एज वेल। अगर एक ही आंसर में आप इसको एड्रेस कर सकते हैं तो कर दें कि कितना मुश्किल है जॉब मिलना, कितना टाइम लगेगा, क्या मुझे मिलेगी भी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस लेवल की मिलेगी, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच अ टिपिकल इमिग्रेंट में हैव। एनी थॉट्स ऑन दैट? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो शॉक मिलता है ना कनाडा आने के बाद, ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ से लोग आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, तो उनको कल्चर शॉक मिलता है। जो एक कल्चर है ना वहाँ पे काम करने का, वो काफ़ी डिफरेंट है। आपने भी वहाँ पे टाइम गुज़ारा है, आपको पता है कि वहाँ पे जो मैनेजर की एक्सपेक्टेशन होती है या कोलीग्स की एक्सपेक्टेशन होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। एक तो कल्चर शॉक होता है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आना पड़ता है। फिर यहाँ की मार्केट डिफरेंट है, यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है तो आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं उस डोमेन के अंदर जॉब्स अ, यानी कि हासिल करने की। यहाँ पे वो डोमेन काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है? आप सपोर्ट में जा सकते हैं, आप ऑपरेशन में जा सकते हैं, आप नॉन टेक्निकल वर्क कर सकते हैं, ठीक है? वो कंपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप हो सकता है परचेज़िंग में चले गए, ठीक है? आप जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट में चले गए, तो यहाँ पे जो आपका जो डोमेन है वो काफ़ी खुल जाता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो ये नहीं देखता कि आपके पास डिग्री किस मेन डिसिप्लिन में है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है किसी बात की, किसी काम की, दे कैन एप्रिशिएट यू एंड दे कैन गिव यू द टास्क। पाकिस्तान में खास तौर पे ये होता है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आपने सिर्फ़ इसी डोमेन में काम करना है, और जो इंटरव्यूअर है वो भी आपको उसी तरह से जो है स्क्रीन करेगा। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो जब आप यहाँ आएँ तो आप अपना होराइज़न थोड़ा-सा बड़ा कर लें कि भाई मेरे पास सिर्फ़ एक लाइन की जॉब नहीं है, मेरे पास जो डोमेन है वो काफ़ी ब्रॉड है, एंड आई कैन ट्राई एनीथिंग। अब उसमें करना ये होता है कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि आप किस हद तक जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं,
ठीक है? बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं इस मामले में कि भई मैंने जो जो चीज़ मैंने सीखी है, मैंने उसी पे जॉब करनी है, इसके अलावा कुछ और मैंने नहीं करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी एडैप्टेबल होते हैं, वो अपनी स्किल्स को जो है वो बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सर्टिफ़िकेशंस करते हैं। अगर आपने लेट्स से पिछले 10 साल ऑपरेशंस में काम किया और यहाँ आके आपको कुछ और करना पड़ रहा है, तो आप गूगल सर्टिफ़िकेशंस कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफ़िकेशन कर रहे हैं, तो आप कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी मच एनकरेज्ड और ये करना भी चाहिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है ना, तो आपको अपने आप को भी उस हिसाब से अडैप्ट करना पड़ता है वरना जो है फिर चॉइसेस आपके पास काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब करना। तो जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर एडैप्टेबल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, देन इट इज़ मच ईज़ियर वर्सेस अगर आप उसी माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई मैंने इसी डोमेन में जॉब करनी है, जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। और आपने इंजीनियरिंग सेक्टर की तो बात की, बट उसके अलावा भी वुड यू हैव एनी आइडिया इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स में, या किस तरह का अगर मेरा प्रोफ़ेशन हो, वुड बी मच बेटर टू कम हियर एज़ अगेंस्ट सम अदर प्रोफ़ेशन दैट आई मे हैव? हाँ। बिल्कुल, अब डिपेंड करता है ना कि प्रोफ़ेशन कैसा है क्योंकि अगर आप डॉक्टर के तौर पे आ रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं यहाँ की मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने वहाँ पे स्पेशलाइज़ेशन की हुई है पाकिस्तान में, लेट्स से अगर आपने एफआरसीपीएस किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो ऑफ़ कोर्स आपको दोबारा से रीटेक करनी पड़ती हैं यहाँ पे चीज़ें, उस सिस्टम में एंटर होने के लिए। जब आप इस सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ऑफ़ कोर्स देन थिंग्स बिकम्स ईज़ियर। लेकिन ऑफ कोर्स आपको जो है वो थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ता है यहाँ पे कि ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो वो एक डिफरेंट प्रोफ़ेशन है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन से आ रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गई या फाइनेंस का बैकग्राउंड है या इकोनॉमी का बैकग्राउंड है तो उसके लिए आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और आप ईज़िली नेविगेट कर सकते हैं। उसमें आपके लिए कोई हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ठीक है आपको कुछ सर्टिफ़िकेशंस करनी पड़ती हैं यहाँ पे अपने आप को अपडेट करने के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी वेंडर की सर्टिफ़िकेशंस हैं, वो काफ़ी ईज़िली अवेलेबल होती हैं और इतनी महँगी भी नहीं होती हैं। तो ईज़िली आप जो है अपने आप को अपडेट कर सकते हैं उस सिस्टम में एंटर होने के लिए। तो ऑफ़ कोर्स डिपेंड करता है क्या आपका प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड है। मेडिकल प्रोफ़ेशन है, डॉक्टर है तो ऑफ़ कोर्स उसकी रेगुलेशंस डिफरेंट हैं वर्सेस जो जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फाइनेंस है या अकाउंटेंट की जॉब है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी रिलैक्स्ड हैं। तो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँ कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा, मैं कनाडा मूव कर जाऊँ, अपना पासपोर्ट ले जाऊँ और ले लूँ और फिर आई विल गो बैक। उनके लिए रिज़्यूमे वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मूविंग टू कनाडा, और कनाडा के जॉब मार्केट में 3-4 साल एग्ज़िस्ट करना, उसको अपने रिज़्यूमे पे डालना? और ये मैं बोल किस लिए रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि बैंकिंग में हैं। वो मुझे बताते हैं कि मिडल ईस्ट में जो बैंकिंग है वो बहुत बेसिक लेवल की होती है। और जो अमेरिकन बैंकिंग है या यूरोप में जो बैंकिंग होती है वो एक एक और ही चैलेंज है, उसका और ही किस्म के डायनामिक्स हैं, ऑपरेशंस हैं उसके। हुँ। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द अमाउंट ऑफ लर्निंग इज़ मैसिव। तो मिडल ईस्ट में वो एक्चुअली, माय फ्रेंड इज़ इन मिडल ईस्ट, ही नेवर मूव्ड टू कनाडा, उसने अपनी फैमिली को मूव किया था, दे गॉट द पासपोर्ट, दे मूव्ड बैक। बट ही ऑलवेज हैड दैट थिंग ऑन माइंड कि अगर मैं मूव कर जाऊँ, it may be a plus on my resume because if I go back, I would be able to use it. I don't know if you have any thoughts on that piece as well, which is resume को कोई फायदा होगा other than me just getting a हाँ। passport? डेफ़िनेटली फ़ायदा तो होगा क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस डाइवर्सिफ़ाइड होता है, उतना आपको एज तो मिलता है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स क्योंकि जब आप अब जैसे मैंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम किया हुआ है। पाकिस्तान में काम किया, फिर मैं यूके आ गया, यूके में काम किया और यूके में भी जब मैं काम कर रहा था, तो मेरी जॉब जो थी वो ट्रैवल बेस्ड यानी कि मैं दूसरे मुल्कों में जाके प्रोजेक्ट्स करता था। तो प्रीटी मच अक्रॉस ऑल यूरोप मैं घूमा हुआ हूँ, अफ्रीका तक जा जा चुका हूँ, तो मुझे उससे जो एक्सपोज़र मिला है, काम करने का कल्चरली, लैंग्वेज अ, हर कंट्री का एक डिफरेंट कल्चर होता है, उनकी डिफरेंट रेगुलेशंस होती हैं, तो वो अनमैच्ड किस्म का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप कनाडा आ रहे हो, कनाडा में अगर आपने जैसे माइनिंग सेक्टर में काम किया हुआ है या आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हुआ है, तो उनकी रेगुलेशंस काफ़ी डिफरेंट हैं और वो एक आपको डिफरेंट एक्सपोज़र देती है, जब आप उस एक्सपीरियंस को लेके कहीं और जाते हैं,
तो जो एम्प्लॉयर है वो एप्रिशिएट करता है कि भाई तुमने जो है इतना टाइम लगाया है इस इंडस्ट्री में, तो वहाँ की रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो तुम तो यहाँ पे बहुत ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी अ, रिलैक्स्ड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर आपको नेगोशिएट भी करना है, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जो कि रेगुलेशंस डिक्टेट करती हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट कि अगर आपकी जो एक्सपीरियंस है वो इस हिसाब से है कि आप दुनिया के दूसरे मुल्क की रेगुलेशन भी जानते हैं। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप माइनिंग सेक्टर से आ रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा के जो बैंक्स हैं वो काफ़ी स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं फ्रॉम रेगुलेशन पर्सपेक्टिव। यानी कि सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे और इवन नॉर्थ अमेरिका में भी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की थी ताकि जो मिस्टेक्स हुई थी 2008 में वो रिपीट ना हो। तो कनाडा उस हवाले से काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्ट है रेगुलेशन के हवाले से। तो उससे ऑफ कोर्स आपको एज तो मिलेगा। अगर फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइनेंस के सेक्टर से आ रहे हैं, तो आपने अगर यहाँ पे काम किया हुआ है, तो आपने समझा हुआ है ऑपरेशंस को कि भई क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या रेगुलेशंस है। फिर उसको अगर आप लेके यूएई जाते हैं या सऊदी जाते हैं या इवन पाकिस्तान जाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो नेशनल नहीं होता, वो मल्टीनेशनल होता है। आपके डिफरेंट बैंक से रिलेशनशिप्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें हेल्प तो करेंगी। Got it. Very clear. अच्छा, अब इसी से रिलेटेड और मे बी नॉट रिलेटेड, बट आई विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन व्हिच इज बट है जॉब से रिलेटेड ही, कि एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे उसी लेवल की जॉब मिलेगी जिस लेवल पे मैं हूँ? मे बी कॉल इट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हुँ, डायरेक्टर, वीपी, व्हाटएवर। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू एज वेल कि चैलेंजिंग है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, हाँ, और उसका इमोशनल या उसका जो है ईगो हल क्या है, अगर तो कोई हुँ। है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा लकी रहा था क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होके आया था। तो जो पोज़ीशन मेरी वहाँ थी यूके में, मुझे उससे काफ़ी इम्प्रूव पोज़ीशन मिली थी यहाँ पे, क्योंकि वो मैं एज़ अ मैनेजर आया था, वहाँ पे मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था। जो प्रेमिस था मुझे यहाँ लाने का वो यही था कि मैंने आके यहाँ पे टीम बिल्ड करनी है। ठीक है? क्योंकि बिज़नेस एक्सपेंड होता है। तो मेरा केस थोड़ा-सा डिफरेंट था। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे लोगों को, तो ऑफ़ कोर्स वो स्ट्रगल करते हैं। यानी कि अगर आप एज़ ए डायरेक्टर काम कर रहे थे दुबई में या एज़ ए वीपी काम कर रहे थे पाकिस्तान में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी लेवल पे यहाँ पे जॉब मिलेगी, क्योंकि आप एज़ अ फ्रेश एंट्रेंट इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है? आप यहाँ का कल्चर, यहाँ का एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं। अगरचे आप 2-3 साल शुरू में लगा लें यहाँ पे आके किसी भी जॉब के ऊपर, देन यू कैन ऑफ कोर्स लेवरेज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है? तब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने यहाँ 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, आई नो द कल्चर, आई नो द सिस्टम, किस तरह मैंने नेविगेट नेविगेट करना है, किस तरह मैंने रिक्रूटर से बात करनी है। देन ऑफ कोर्स यू कैन लेवरेज योर प्रीवियस बैकग्राउंड, लेकिन शुरू में आके आपको अपने आप को थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है कि मुझे किसी भी लेवल की जॉब करनी पड़ सकती है। ठीक है? जस्ट टू एंटर इंटो द मार्केट। जब आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं, अब अपना जो पाथ जो है खुद ही क्रिएट करना शुरू करते हैं, आपकी रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाती है मैनेजर से, डायरेक्टर से, लोगों के साथ, रिक्रूटर के साथ। देन यू कैन ऑफ कोर्स लेवरेज योर प्रीवियस बैकग्राउंड, लेकिन शुरू में आते ही आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लेवल की जॉब मिलेगी। बहुत से लोग जो हैं वो उसमें स्ट्रगल करते हैं, और इसमें जितनी जल्दी आप अपनी ईगो को मार लें, उतना अच्छा है। क्योंकि अगर आप उस फ्रेम के अंदर जितनी देर तक रहेंगे, आपको वो उतना ही नुकसान देगी। अगर आप रिजिड रहेंगे कि भई नहीं, मैंने तो वीपी लेवल से कम जॉब करनी नहीं है, देन यू कुड वेट 6-8 मंथ्स और इवन 1 ईयर बिफोर यू कैन फाइंड अ जॉब। तो जितना जल्दी उसको मार लें उतना बेहतर है। नो, आई एग्री, एंड आपने बहुत अच्छी बात की कि मैंने भी ये देखा है कि पहला साल ट्रांजिशनरी होता है, स्ट्रगल होती है। अगर आप वो पहला साल निकाल लें, बाकी आप यू विल ऑलवेज बी एबल टू, आई हैव सीन पीपल गोइंग बैक टू द लेवल जिस लेवल से वो आए थे या इवन हायर, बट पहला साल नहीं होगा वो। हुँ, और उसके बाद फिर वो एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ आपको मिल सकती है, बिकॉज़ आपके पास पुराना एक्सपीरियंस एग्ज़िस्ट करता है, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस भी आ गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो गई है, यू नो द मार्केट बेटर एंड ऑल, सो यू कैन एक्सेलरेट योर करियर, बट पहला साल आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल। व्हिच इज़ गुड, मेक्स सेंस। अच्छा, एक और सवाल ये कि ऑन द सेम लाइन्स, बिकॉज़ ल विद लेवल कम्स आल्सो विद विज़डम एंड एक्सपीरियंस, बट एज एज़ वेल। मतलब ऐसा नहीं, मतलब जैसे-जैसे आप एज करते हैं, वैसे-वैसे आपके हाँ। लेवल्स ऊपर भी जाते हैं। और वैसे-वैसे ईगो जो है वो बड़ी भी होती जाती है एट टाइम्स, और मे बी यू बिकम वाइज़, ईगो कम भी होती रहेगी। बट फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन कि अच्छी एज क्या है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली बीइंग सक्सेसफुल इन कनाडा? इज़ इट इन योर 20s, 30s, 40s, 50s? इफ यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि 50s में आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। और कुछ लोग जो हैं वो 40s में आए हैं, दे एंड दे स्ट्रगल।
तो आई थिंक ये सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फ्लेक्सिबल यू आर और आप किस किस हद तक जो है स्ट्राइव कर सकते हैं। तो अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ऑफ कोर्स जितनी जल्दी आप आएँ उतना बेहतर है। जितना आपके अंदर यंग स्पार्क होगा, उतना ज़्यादा आप ईज़िली जो है वो चीज़ों को नेविगेट कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो 50s के बाद आते हैं, देन ऑफ कोर्स वो जो एनर्जी नहीं रहती आपके अंदर स्ट्राइव करने की, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ पे बहुत टफ है ना। यहाँ पे दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, साउथ अमेरिका से, हर तरह से लोग आए हुए हैं एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू गेट द सेम टाइप ऑफ जॉब्स फ्रॉम द मार्केट। तो आपको उनसे कम्पीट करना है। तो उसके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी टफ है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कदर अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो यंग यानी कि 30s के अंदर आ रहे हैं लोग, वो ईज़िली जो है वो नेविगेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर और जल्दी से वो अपनी लैडर के ऊपर चढ़ सकते हैं, जो कि उनका करियर लैडर है। लेकिन नॉर्मली जो लोग 50s के बाद आते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड देयर ओन बिज़नेस। देखिए, उसमें उनका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है बजाय इसके कि वो दोबारा जॉब मार्केट में जाके जॉब लेना चाहें। क्योंकि अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं 50s के बाद, देन यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट पीपल इन 40s एंड मे बी मिड 30s हु आर मोर स्किल्ड। ठीक है? तो उनसे आपका कंपटीशन काफ़ी टफ हो सकता है। तो ये जनरली देखा गया है। लेकिन अगेन इट्स ऑल सब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कैपेबिलिटीज एंड हाउ हाउ यू कैन पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल इकोनॉमी जो है प्लस माइनस है, कुछ जगह बहुत अच्छी है, कुछ जगह बहुत ऑफ है, वॉर जोन्स एज वेल, कोविड से निकले हैं, इन्फ्लेशन एंड ऑल, और कनाडा भी एक अपने एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। इज दिस द राइट टाइम टू मूव टू कनाडा और वर्सेस शुड आई वेट, शुड आई कम लेटर, शुड आई हैव कम अर्लियर, टाइम गुजर गया है, अच्छा टाइम नहीं है, ऑल फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी शेयर होते हैं, जीडीपी के नंबर्स भी शेयर होते हैं एंड ऑल। सो एनी थॉट्स, एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? अच्छा, ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप आ कहाँ से रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो काफ़ी टफ़ हैं। तो अगर आप वहाँ पे लिटरली स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं, देन यू शुड डेफिनिटली कंसीडर मूविंग टू कनाडा। ठीक है? कनाडा उस लिहाज से तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है? लेकिन अगर आप जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, आपके पास एक बहुत ही हाई लेवल की जॉब है, वीपी लेवल की जॉब है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सैलरी भी इतनी अच्छी है कि आप ईज़िली जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, फिर आप थोड़ा बहुत सेविंग भी कर पा रहे हैं। देन यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाई आर यू गोइंग? अगरचे आप सिर्फ़ बच्चों के लिए जा रहे हैं कि बच्चों को वहाँ पे आके अच्छी एजुकेशन मिल जाए या उनको नेशनैलिटी मिल जाए यहाँ की, देन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल यूएई से आ रहे हैं जहाँ आप वेरी वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनिटली क्वेश्चन कि भाई मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 साल में जो इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई है, वो काफ़ी जो है वो अ, काफ़ी यानी कि क्वेश्चनेबल है। यानी कि जब मैं आया था 2016 में, उस वक़्त जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो ठीक थी, वो बर्दाश्त के काबिल थी, चीज़ें एक्सपेंसिव थी लेकिन यू कैन स्टिल मैनेज इट, यू कैन स्टिल सेव मनी, यू कैन स्टिल मैनेज योर एक्सपेंसेस। अब ये हो गया है पिछले 2 साल में कि इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है कि आपके लिए सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी कि जो अगर आपके पास घर है तो मॉर्गेज की कॉस्ट ही जो है वो ओवर ओवर $3000 $4000 चली गई है पर मंथ। फिर आपके पास बिल्स हैं, टैक्स हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स है,
फ्यूल कॉस्ट है, गाड़ी का खर्चा है, बच्चों की जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वो हैं। तो इन सब की कॉस्ट जो है पिछले 2-3 साल में काफ़ी बढ़ गई है। आई एम नॉट एक्ज़ैजरेटिंग बट आई थिंक बिटवीन 20 टू 30% हर चीज़ के ऊपर कॉस्ट बढ़ गई है। तो उस लिहाज से जो नया आने वाला है जिसने आके एक एवरेज सैलरी पे यहाँ पे जॉब फाइंड करनी है, उसके लिए एक्सपेंसेस मीट करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई एवरेज सैलरी कनाडा में क्या है? दिस इज अराउंड $75,000 पर ईयर, ठीक है, बिफोर टैक्स। जब आप पे टैक्स काटेंगे तो आपको आई थिंक मंथली मिलेगा कोई अराउंड $5,000 पर मंथ, राइट, गिव और टेक। उसमें से $3,000 तो सिर्फ घर का किराया होता है। तो यानी कि आपको दोनों पार्टनर्स को मिलकर जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप यूएई से आ रहे हैं जहाँ आपकी लेट्स से 30,000 40,000 दरम सैलरी है महीने की, आप इजीली अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, देन इट्स वेरी टफ चॉइस फॉर यू टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड देन मूव टू कनाडा एंड स्ट्रगल इन दिस हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं जहाँ आप barely मीटिंग योर expenses, तो फिर ऑफ कोर्स you can rather struggle here versus rather struggle in Pakistan, right, where there is no immediate future for you. तो डिपेंड करता है कि आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क और नॉट। आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट somebody have to answer first. गुड इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स और आप जितना जितना पढ़ते हैं जितना समझते हैं आपको अगले कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा लग रहा है सो फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स से मैं मिडल ईस्ट से आ रहा हूँ मेरी जॉब लगी हुई है वहाँ आई एम अर्निंग वेल आई एम थिंकिंग यार मे बी दिस ईयर इज नॉट अ गुड ईयर मे बी आई शुड आई जस्ट गॉट माई पीआर लैंडिंग आई डिड माई लैंडिंग आई हैव 3 years तो मैं आज चला जाऊं या मैं 3 साल इंतजार कर लूं एंड प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग सो डिपेंडिंग ऑन द आंसर मे बी इट कुड बी अ गाइडेंस सेइंग कि मे बी आई शुड हम्म, वेट और नो मे बी इट्स गुड टाइम टू मूव नाउ अगेन मैं बहुत शॉर्ट टर्म बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं कह रहा बट बहुत शॉर्ट टर्म भी नहीं कह हम्म। रहा कॉल इट 3 to 5 years में अगर आपने डिसाइड 3 to 5 years की विंडो हो what do you see in the future coming up? Um, जो इमीडिएट इस वक्त फ्यूचर है वो तो काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट रिसेशन की सिग्नल्स हर तरफ से मिल रहे हैं आपको। यूरोप में जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया है, जापान ने डिक्लेयर कर दिया रिसेशन, यूके ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है रिसेशन में, कनाडा भी टू सम एक्सटेंट इज ऑलरेडी रिसेशन, वो गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल देखते हैं तो जीडीपी जो है वो अभी भी नेगेटिव में है अगर आप पर कैपिटा उसको मेजर करते हैं। तो उस लिहाज से तो इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, एंड मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में इसको लगेगा टाइम इतना उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि जो डिस्टॉर्शन हुई है ना कोविड के बाद से वो काफ़ी उसके काफ़ी जो है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर अगर ये जो 2 वॉर्स चल रही हैं यूक्रेन में और मिडल ईस्ट में, अगर ये एक्सटेंड होती हैं, जो कि लग रहा है एक्सटेंड होगी, उसका फिर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो इमीडिएट आई थिंक अगले 3 साल में तो सिचुएशन काफ़ी टफ नज़र आ रही है। हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएँ जल्दी, कुछ कह नहीं सकते। अगर ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, लिमिट हो जाती है, देन ऑफ कोर्स थिंग्स कुड गेट बेटर मच सूनर। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो ऑफ कोर्स उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आप यूएई में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या सऊदी में हैं, या किसी और गल्फ़ कंट्री में, और आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं, आई थिंक यू शुड वेट। यू शुड वेट अंटिल द थिंग्स गेट बेटर। और फिर उसके बाद आप जो है, अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट्स से इमिग्रेशन आपने ली हुई है एंड यू स्टिल हैव 2 और 3 years लेफ्ट बिफोर यू कैन कम, आई थिंक यू कैन वेट। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आई यू मस्ट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, और आप उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, देन ऑफ कोर्स इट्स अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक बिटवीन प्रॉस एंड कॉन्स। ठीक है अच्छा you did talk about salaries and before because now I want to move into cost of living but before I move into cost of living आपने average salary की बात की 75,000 can you also share some brackets in terms of like manager senior manager director इन 3 levels पे किस किस्म के brackets should I be expecting अगर मैं move करूं और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ for instance अगर मुझे लगता है कि मैं इस वक्त senior manager हूँ but I can get at least I can get a manager level in Canada which is a level down which is fine तो मैं किस तरह की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इन केस इफ यू हैव एनी रेंजेस और ब्रैकेट्स फॉर दीज लेवल्स वुड बी नाइस टू नो मैं आपको अपने इंजीनियरिंग के हवाले से बता सकता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किसी आईटी कंपनी से आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें वेरी करता है काफ़ी, ठीक है। कुछ अगर आप स्टार्टअप टाइप कंपनीज पे काम करें तो वहाँ तो ऑफ कोर्स जो सैलरीज हैं वो कम होती हैं, और आपको टाइटल वो कुछ भी दे देंगे क्योंकि स्टार्टअप में कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी मल्टीनेशनल में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिस्को की कंपनी है, या बेल कनाडा है, रॉजर्स है,
तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उनके सेट पे स्केल्स होते हैं एज पर द टाइटल। लेट्स से अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 75-80,000 ईयर पर ईयर, और फिर ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट अप एज यू कैन गेट एक्सपीरियंस। अगर आप एज ए मैनेजर आ रहे हैं तो आई वुड से ऑन एवरेज 125, 120, 130 के पर ईयर कैनेडियन। और अगर सीनियर मैनेजर हैं या डायरेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो इट कैन बी गो अबव 150, 175 इस तरह से। आई थिंक डायरेक्टर कैन गो इजीली अप टू 200 के, लेकिन उससे नीचे अगर सीनियर मैनेजर हैं तो 150, 175 इज एवरेज सैलरी। और फिर उसमें कुछ बोनसेस भी होते हैं, ऑफ कोर्स ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। उसमें फिर बोनसेस भी होते हैं, कुछ लोगों की कमीशन बेस्ड सेल्स होती हैं तो वो आपको फिर थोड़ा सा एज देती हैं। तो ये मैं एवरेज नंबर्स आपको कोट कर रहा हूँ, इट कैन नॉट बी अप्लाइड अक्रॉस अक्रॉस द बोर्ड, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जॉब रोल कैसा है, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड क्या, यानी कि आपकी जो प्रोफेशन है वो किस हिसाब से है। फाइनेंस में हो सकता है डिफरेंट हो, मैं आपको आईटी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से के हवाले से बता रहा हूँ, और डॉक्टर्स का तो बिल्कुल डिफरेंट पे स्केल होता है। नहीं, थैंक यू। आई थिंक आई वुड एग्री कि फाइनेंस में भी या सीपीजी, मार्केटिंग, सेल्स वुड बी इन द सेम रेंज एज़ वेल। सो थैंक यू, दिस मेक्स सेंस। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। आपने हाउसिंग की तो बात की, बट इसके अलावा भी अगर एक रफ आइडिया दे दें कि किस तरह के एक्सपेंसेस मैं एक्सपेक्ट करूँ, कौन-कौन से बड़े एक्सपेंसेस हैं? ऑब्वियसली बड़े एक्सपेंसेस तो आइडिया है, बट व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ द एक्सपेंसेस? क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ मेरा कैश आउटफ्लो लिविंग हियर? और ये सवाल अमूमन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कहते हैं, जो यहाँ बगैर जॉब के आ रहे हैं, एंड दे आर लाइक, मैं कितने पैसे जो हों वो कम से कम मेरे पास होने चाहिए फॉर मी टू लिव ओके, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स और अ ईयर। तो उसमें एक आइडिया होना चाहिए कि यार मेरा मंथली इतना खर्चा होगा। सो वुड यू हैव एनी आइडिया अराउंड दैट? और अच्छा, एक बात हाँ और भी अच्छी होगी, क्योंकि आपने हाउसिंग में बात की और हाउसिंग बहुत महंगी है। इज देयर अ वे टू कट ऑल ऑफ दिस कॉस्ट एज वेल, ब्रिंग इट डाउन, एंड इफ देयर आर वेज, व्हाट आर दोज वेज? So would be nice for you to talk about them. And the reason I say हाँ it, because you made an expression. I'll give you one example. There, अब थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो रहा है, बट मैं इसमें बात करना चाहूंगा, विच इज, हम्म, मैं अमूमन अपने जो देसी फ्रेंड्स हैं उनसे ये बात करता हूँ कि देर इज अ प्रीमियम हम देसीज पे करते हैं फॉर बीइंग देसीज और बीइंग एसोसिएटेड टू देसीज। अच्छा, उसका मतलब क्या है? मैं एज अ देसी जो हूँ वो कोशिश करूंगा कि मैं मिसेस सागा मिल्टन में जाके रहूं। बिल्कुल अच्छा, मैं मिसेस समझ गया सागा और पॉइंट। मिल्टन में मैं रहूंगा तो मुझे उसका एक प्रीमियम हाँ देना है। बिल्कुल। और वो प्रीमियम अगर मैं गोरा होता तो मैं आराम से अवॉइड कर सकता, लेकिन चूंकि मुझे रहना अपनी कम्युनिटी में है और वो कम्युनिटी एक्सपेंसिव कम्युनिटी है और सब ने वहीं आके रहना है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ये एक एक रीजन है। सो आई डोंट नो, मे बी देयर कुड अदर वेज बी, अदर वेज एज वेल। सो वुड लाइक फॉर यू टू टॉक, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग? इज देयर अ हम्म। वे टू ऑप्टिमाइज इट? सो पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग में बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसका सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो आपका घर का रेंट या मॉर्गेज है। ठीक है, अगर आपने घर ओन किया हुआ है तो आपकी जो मॉर्गेज है, लेट्स से हम बेस लाइन कर लेते हैं एक टाउन हाउस, 3 बेडरूम टाउन हाउस आपके पास जीटीए के किसी एरिया में है, और उसकी मॉर्गेज इजीली इजीली अगर आपने पिछले 6 या 7 साल में ख़रीदा है अराउंड 3500 होगी ऑन एवरेज। ठीक है, ये सिर्फ मॉर्गेज है। फिर आपने इस पर प्रॉपर्टी टैक्स देना है जो कि अराउंड $300 to $400 पर मंथ होता है। फिर बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, फिर इंटरनेट के खर्चे हैं, फ़ोन का बिल है। ये सब मिला के जो आपका सिर्फ घर का खर्चा है, अच्छा इसमें मैंने ग्रॉसरी ऐड नहीं की है अभी, तो घर का खर्चा जो है तकरीबन ये 4 साढ़े 4 हज़ार डॉलर पे बैठेगा। ठीक है, फिर आपके ग्रॉसरी का बिल है, $1500 तो आप लगा लें महीने के ग्रॉसरी का बिल। ठीक है, अगर आपके लेट्स से एन एवरेज फैमिली है, वाइफ, हस्बैंड, 2 और 3 किड्स, फिर अगर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है, ट्रैवल करना है या बच्चों की कुछ अदर एक्टिविटीज़ करानी है, उनको सॉकर में डालना है, उनको स्विमिंग के लेसन में डालना है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा, राइट? तो ऑन एवरेज आप 5 से साढ़े 5 हज़ार मंथ फिक्स्ड कॉस्ट रखें अपनी एक एवरेज फैमिली की, अगर आपने जीटी जैसे एरिया में रहना है। और ये मैं बहुत कंजर्वेटिव बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है, इट कैन गो अप 7,000, 7 एंड $8,000। तो ये तो हो गए मोटे-मोटे नंबर्स जो आपने ज़हन में रखने हैं अगर आप यहाँ आ रहे हैं और जीटीए में आपने रहना है। अच्छा, आपने बात की कि इसको किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि अगर आप देसी हैं तो आपने ऑफ कोर्स आपकी प्रेफ़रेंस होगी आप देसी इलाकों में ही रहें, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है। मैं जानता हूँ जब ये पैंडेमिक में घरों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी,
तो ऐसे बहुत से गोरे कोलीग्स मेरे थे जिन्होंने अपना यहाँ पे जीटीए में घर बेचा, बहुत अच्छी प्राइस पे बेचा और न्यू ब्रंसविक जैसे इलाके में जाके उन्होंने 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ खरीद ली और बड़े-बड़े मैंशन्स ले लिए और वहाँ जाके बड़े आराम से वो रहना शुरू हो गए और रिमोटली काम कर रहे थे। तो ये गोरों का माइंड होता है कि वो अपने आप को डेट से निकालते हैं जितना हो सकता है ताकि अपनी जो लायबिलिटी से कम रखें। हमारा प्रॉब्लम ये देसियों का कि हमने जो है वो देसी इलाकों में रहना है, चाहे उसके लिए हमें 2 मिलियन मॉर्गेज ही क्यों ना उठानी पड़ जाए। तो दैट इज़ समथिंग अगेन सब्जेक्टिव है कि किसकी क्या प्रेफ़रेंस है। मैं भी जीटीए में रहता था, मैंने रिसेंटली मूव किया है, अपने आप को जीटीए से बाहर निकाला है, ताकि मैं अपनी लायबिलिटी थोड़ी कम करूँ क्योंकि मेरी भी मॉर्गेज काफ़ी ऊपर हो गई थी। तो आई थॉट दैट्स अ वाइज़ फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, मुझे अपनी वाइफ़ से नेगोशिएट करना पड़ा क्योंकि शी वाज़ नॉट एग्रीइंग टू दैट। लेकिन मैं उसको बताया कि भाई अगर हम नहीं करते तो देन वी आर स्पेंडिंग $4000 पर मंथ जस्ट ऑन मॉर्गेज। तो क्यों हम अपना जो कैश फ्लो है इतना बर्बाद करें सिर्फ जीटीए में रहने के लिए जो कि 1 आवर ड्राइव है यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ। वी कैन ईज़िली बी इन जीटीए एनी टाइम जस्ट एन आवर अवे। तो फिर उसके बाद समझ में आई तो फिर हमने इसको डिसीजन को लिया। लेकिन बहुत से लोग ये डिसीजन नहीं लेते क्योंकि उन्होंने जीटीए में ही रहना है। भले ही वो 5000 मॉर्गेज भी दे दें महीने की, दे कैन स्टिल डू इट। सो ये सब्जेक्टिव है, लोगों की अपनी प्रेफ़रेंस है। लेकिन आई थिंक अगर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो, उनको पता हो कि हाउ मच इज़ द डेट ट्रैप फॉर देम, अगर वो कंटिन्यू इस तरह की मॉर्गेज को पाइल अप करते रहते हैं, देन दे कैन रियलाइज़ इट्स अ डिज़ास्टर फॉर फ्यूचर। तो आई थिंक इस वीडियो से लोगों को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एडवाइस मिलेगी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जीटी बनने के लिए अपने आप को मॉर्गेज में डुबो दें। आप कुछ इस तरह के एक्शंस कर सकते हैं जिससे आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो ऑप्टिमाइज़ हो सकता है अगर आप थोड़ा-सा बाहर चले जाएँ। अपने आप को 1 घंटे की ड्राइव पे ले जाएँ या डेढ़ घंटे की ड्राइव पे ले जाएँ। यू कैन स्टिल विज़िट मिसिसागा, जीटीए ओवर वीकेंड वेरी ईज़िली, लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएँगी। अच्छा, तो मुझे 2 चीज़ें बताएँ इसमें। एक तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी कम हो गई मूव करने से? इफ यू कैन थ्रो अ नंबर इन डॉलर्स और परसेंटेज बोथ विल वर्क। और दूसरा ये आई बताएँ थिंक कि आप हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना सोशल लाइफ, सोशल सर्कल एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, फॉर पीपल, फॉर मेन especially going very इट्स math डिफरेंट। wise, it's very easy. हाँ। But I'm sure your wife still, it was harder for your wife. But how are you managing, and how does she feel, or you as a family feel about that decision now, socially as well? So give me हुँ। both. ऑफ कोर्स ये काफ़ी टफ डिसीजन था हमारे लिए और इसका काफ़ी प्रेशर मेरी तरफ से था। मेरी वाइफ शुरू में नहीं थी, एग्री कर रही थी। लेकिन आई आई मुझे मैंने इसको समझाया कि भाई फाइनेंशियली भी हमें चीज़ें देखनी है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कि हाउ हाउ वी कैन सर्वाइव फाइनेंशियली, स्पेशली अगर रिसेशन आ जाता है अगले 10 साल में और हालात जो हैं इतने अच्छे नहीं रहते कि हम मज़ीद जो सेविंग कर सकें, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग राइट नाउ? तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरी जो आउटगोइंग है मॉर्गेज की वो $4000 पे चली गई है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर और ये अभी की बात नहीं है, अगले 2 साल की। इट इज़ गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स क्योंकि जो एमोर्टाइज़ेशन है हमारी वो अभी भी 30 इयर्स पे ही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो वेरिएबल था, तो मेरी पहले 25 साल थी वो बढ़ के 30-40 साल पे चली गई थी क्योंकि वो इंटरेस्ट उससे कवर नहीं हो रहा था। तो उसको देखते हुए मैंने समझाया कि भाई ये सिचुएशन है एंड वी हैव टू मैनेज समहाउ। ठीक है, हमें थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सोशली, थोड़ा-सा यहाँ से हट के। लेकिन होता ये है कि चूँकि कनाडा की पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, आप थोड़ा-सा भी दूर जाते हैं ना, तो आपको वहाँ भी कम्युनिटी मिलना शुरू हो जाती है। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं बता देता हूँ पेरिस ब्रेंटफोर्ड से करीब एक एरिया है और वो बेसिकली कैम्ब्रिज और ब्रेंटफोर्ड के दरमियान में है। तो आपको 2 मेजर सिटीज़ मिलते हैं। कैम्ब्रिज भी आपके पास 20 मिनट्स की ड्राइव पे है और ब्रेंटफोर्ड भी। और लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर काफ़ी लोग जीटीए से मूव होके यहाँ आए हैं। तो वो जीटीए वाले लोग ही हैं जो यहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं। तो आपको कम्युनिटी तो मिल जाती है, ठीक है? और ओवर टाइम चीज़ें ऑफ कोर्स जो है डेवलप होती हैं। जब हम आए थे तो यहाँ पे एक छोटा-सा प्लाज़ा वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ पे वो ऑलमोस्ट फुल हो गया है और शॉप्स भी खुल गई हैं। तो टाइम के साथ-साथ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। थोड़ा-सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है ऑफ कोर्स। जीटीए वाली बात तो ऑफ कोर्स नहीं है यहाँ पे कि आपको हर गली के ऊपर जो है वो एक हलाल टेक अवे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा 20-25 मिनट ड्राइव कर लें तो आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप किशनर चले आएँ, कैम्ब्रिज चले आएँ या ब्रेंटफोर्ड चले आएँ तो आपके पास चीज़ें रीच में हैं। अगर आप जीटीए जाना है आपने तो इट्स एन आवर ड्राइव अवे। ऑफ कोर्स आप जीटीए रोज़ाना तो नहीं जाते। अगर आपने डाइनिंग आउट करना है तो आप वीकेंड पे ही जाते हैं। अगर आपने किसी से सोशली मिलना है, किसी की दावत पे जाना है, घर पे जाना है, तो यू टिपिकली गो आउट ऑन वीकेंड्स। तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है। अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं देन यू कैन डू दिस। लेकिन आपने ट्रैवल करना है एवरी डे टोरंटो जीटीए देन ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस। तो ये एक फैक्टर था मेरे लिए जो मेरे लिए आसान था कि मैं घर से काम करता हूँ तो मेरे लिए इट डज़न्ट मैटर कि मैं जीटीए में रहूँ या जीटीए से बाहर रहूँ।
तो ये सोच के फिर हमने ये फ़ैसला किया था। ठीक है, गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा, एक चीज़ और ये कि बहुत से लोग जब कनाडा आते हैं वो सोशल सिक्योरिटी सोच के भी आते हैं। सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सोशल सिक्योरिटी है, चाइल्ड बेनिफिट्स हैं और इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें हैं। हाउ मच ऑफ दैट वाज़ अ प्ले, और ये आपको लगता है कि मतलब उसकी फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम हुँ, एब्सोल्यूट अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू कितनी हेल्पफुल होती है इवेंचुअली जब आप यहाँ आ जाते हैं? और ये सब चीज़ें हम इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो हमको लगता है कि यार जॉब चली गई तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल नेट नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अ, पर यहाँ आके फॉर हाउ लॉन्ग वाज़ हैज़ दैट बीन अ प्ले फॉर यू टू से कि यार मैं एक अच्छी जगह पर आऊँ जहाँ मैं सेफ फ़ील करता हूँ, यहाँ मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। हुँ। बिकॉज़ जॉब और सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कहा कि सैलरीज़ कम हैं, जॉब जो है वो लेवल 1 नीचे लेना पड़ेगा, वोंट बी द सेम टाइटल एंड ऑल। बट क्या ये बेनिफिट अभी भी आपके माइंड में उतना ही प्ले करता है जितना पहले करता था किसी, या इफ नॉट फॉर यू एनी इमिग्रेंट हुज कमिंग, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वेड्स आउट, या ये इतना हुँ। छोटा बेनिफिट है कि लगता बहुत बड़ा है बट आके यहाँ आपको पता चलता है कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं सोशल सेफ्टी या नेट होना? हाँ, अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये इट्स अ बिग बेनिफिट। वहाँ तो कोई बेनिफिट है ही नहीं ना। यू आर ऑन योर ओन। अगर आप बीमार भी हो जाएँ तो आपने अपने अपने खर्चे पे आपने इलाज करवाना है और वहाँ अगर आपने अच्छे हॉस्पिटल में जाना है तो देन इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको कोई मेजर आपको कोई बीमारी हो जाए तो फिर तो आपकी जितनी सेविंग होती है वो भी जाती है, फिर आप कर्ज़ में भी आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऑफ़ कोर्स वो आपके पास बेनिफिट है ही नहीं। तो पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है? ना सिर्फ़ उसको चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा, उसको फ्री हेल्थ केयर मिलेगी। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको कैंसर हो जाता है या इस तरह की कोई बड़ी बीमारी होती है, देन यू नो यू आर सेफ, यू आर कवर्ड फ्रॉम मेडिकल एक्सपेंसेस। सो दैट्स अ बिग, बिग, बिग रिलीफ, स्पेशली यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अ, पब्लिक एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, लेकिन इट्स क्वेश्चनेबल। ठीक है? ऑफ़ कोर्स जो पिछले कुछ सालों में जो वोकनेस यहाँ पे स्प्रेड हुई है, एलजीबीटीक्यू के एजुकेशन के हवाले से, किस जिस तरह से वो कंटेंट प्रमोट होता है स्कूल में, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। अगर आप उससे ओके हैं, देन यू कैन स्टिल अवेल फ्री एजुकेशन। यहाँ पे एलिमेंट्री, सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है। यूनिवर्सिटी में जाके आपको ऑफ़ कोर्स पे करना पड़ता है, लेकिन स्टिल इट इज़ लेस दैन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो फिर तो आपको 3 टाइम्स पे करना पड़ता है यहाँ पे जो लोकल पे करता है। तो उस हिसाब से तो सस्ता ही है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी महँगा है। लेकिन जो एलिमेंट्री स्कूल की एजुकेशन है, जो सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन है, इवन हाई स्कूल, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक स्कूल सिस्टम के अंदर। बहुत से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो उस जो वोक कल्चर है उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मनी। अब प्राइवेट स्कूल तो फ्री हैं, लेकिन जो पब्लिक सॉरी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। And it can vary between $500 per month per child to 1,000 $1,500 per month per child. डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्कूल है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप इस व्यू से आ रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को जो है वो इस कल्चर से बचाना है, देन यू हैव टू कीप एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन योर माइंड कि आपने उसको प्राइवेट स्कूलिंग देनी है। तो ये एक फैक्टर है। गॉट इट, मेक सेंस। अच्छा चले, आई हैव माय लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप इट अप, एंड बिकॉज हम एजुकेशन पर आ गए हैं, व्हिच इज फॉर कॉलेज एजुकेशन व्हाट इज, एंड आई नो you are, I think, far from college education for planning for college education for your kids. Not planning तो probably बंदा पहले ही कर लेता है, but अभी time है for them to go to college. But हुँ। planning point of view से कितने पैसे जो हैं वो I should keep in mind in terms of the cost that I would incur per child for their 4 year of college education, because वो free यहाँ नहीं है. It's only the हुँ, elementary. Unlike बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में कॉलेज एजुकेशन भी फ्री होती है, वो कनाडा में ऐसा नहीं है। तो ये भी एक हुँ। मिसकंसेप्शन कभी कभी लोगों को होता है कि एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन हाई स्कूल फ्री है, एलिमेंट्री फ्री है, मिडिल स्कूल फ्री है, बट कॉलेज नहीं है। तो कॉलेज की 4 साल की जो डिग्री है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप पे करें तो उसकी क्या कॉस्ट शुड आई कीप इन माइंड पर चाइल्ड? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अभी तक इस पे कोई मज़ीद रिसर्च नहीं की है, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक लेट्स से अगर आप 4 ईयर डिग्री प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड कीप इन माइंड बिटवीन 150 एंड $200,000 पर चाइल्ड, जिसमें ट्यूशन फ़ी है, फिर उसके दूसरे एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने आउट ऑफ टाउन रहना है, तो उसकी
जो यहाँ पे हॉस्टल में रहना है तो उसकी जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है एंड इट कैन गो अप ओवर टाइम। अगर आपके बच्चे लेट्स से अभी टीनेज में हैं तो बाय द टाइम दे स्टार्ट गोइंग इनटू यूनिवर्सिटी दैट कॉस्ट कुड हैव बीन डबल, हू नोज़। तो बहुत सी ऐसे प्रोग्राम्स हैं आर ई एस पीज़ के नाम से, जिसमें आप अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि प्री टैक्स होती है। तो वो फंड आपका बच्चों के एजुकेशन के यूज़ हो सकता है। करेक्ट। थैंक यू यासीन। यासीन, दिस वाज़ वंडरफुल। बहुत अमेज़िंग आपने जो है वो इसमें वैल्यू शेयर की है, एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एज़ वेल। आई थिंक दिस इज़ रियली वैल्यूएबल। एनी लास्ट थॉट्स इफ यू हैव फॉर एनीवन हू इज़ डिसाइडिंग टू कम टू Canada? I think you shared a lot already, but अगर कोई, if there is something that you missed, would love to know that. And lastly, if you can also tell us where can people reach out, के अगर कोई सवाल ऐसा जो लोगों को हो and they want to reach out to you, where can they reach out to you? बिल्कुल, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बेरोज। आई थिंक वी ऑल हैव टू कीप आवर आइज एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है कभी कभार। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, रिसर्च करें। चैनल्स अवेलेबल है, मेरा भी चैनल है, बेरोज का चैनल भी है। रीच आउट करें हम लोगों का, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है। वी कैन ऑल्सो डू सम कंसल्टिंग कॉल्स एज वेल, वन टू वन। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चन है, कोई सिनारियो है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और रिसर्च करके आएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं, उनको रियलिटी का अंदाज़ा बहुत देर में होता है, एंड देन इट्स टू डिफिकल्ट टू गो बैक एंड देन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। So anyway, good luck with your journey, guys, and let us know if we can help in some shape or form.